अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमारी डिस्कशन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के रेफरेंस से जारी थी और कल हमने इन्फ्लेशन इन DCF को डिस्कस करना शुरू किया था। जब हम कैश फ्लो बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टूल देख रहे हैं और उसमें इन्फ्लेशन अगर आ जाए, क्योंकि हम जो प्रोजेक्ट कवर कर रहे होते हैं जिसकी फिजिबिलिटी देख रहे होते हैं उसकी लाइफ कई साल होती है और कई सालों में फ्यूचर में यकीनन इन्फ्लेशन हमारे प्रोजेक्ट पे असरअंदाज होती है। तो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स हमारे कैश फ्लोज पे क्या आते हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या आता है, उसके रेफरेंस से हमने 4 टर्म्स डिस्कस की थी। रियल कैश फ्लो, रियल रेट ऑफ रिटर्न, मनी कैश फ्लो, मनी रेट ऑफ रिटर्न। हमने गाइडलाइन डिस्कस की थी कि हमें जब भी मनी कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है हमें मनी रेट यूज़ करना है, जब भी हमें रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है हमें रियल रेट यूज़ करना है। बेटा काम करना है, ये फैन बंद करते थे चले। थैंक यू बेटा। मनी कैश फ्लोज को मनी रेट पे, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट पे डिस्काउंट करना, ये हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया था। उसके रेफरेंस से हमने इलस्ट्रेशन 28 डिस्कस की थी। तो कल के लेक्चर से, कल जो पॉइंट्स हमारे कवर हुए उनसे कोई इशू, किसी पॉइंट पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, रियल कैश फ्लो, रियल रेट ऑफ रिटर्न, मनी कैश फ्लो, मनी रेट ऑफ रिटर्न, मनी का साइनोनिम नॉमिनल भी होता है, ये भी हमारी बात हुई थी। कोई सवाल? बेटा इलस्ट्रेशन 28 में क्वेश्चन में हमें क्लियरली बताया गया है कि ये जो कैश फ्लो हैं 2 लाख रुपया सालाना, ये आज की टर्म में है, ये रियल टर्म में है, मतलब इनमें इन्फ्लेशन अभी एडजस्ट नहीं हुई। टुडेज प्राइस टर्म का मतलब है रियल प्राइस टर्म में, करंट टर्म में मतलब ये रियल कैश फ्लो है। और रियल कैश फ्लोज क्या होते हैं? जिनमें अभी इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई आज के हिसाब से। आज के हिसाब से 2 लाख आना है, लेकिन फिर हमने जैसे डिस्कस किया था आज के हिसाब से 2 लाख है, लेकिन असल में साल बाद 2 लाख इंटू 1.055 ये आएगा। 2 साल बाद असल में जो पैसा आएगा वो हमें 2 साल बाद वो ये आएगा एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा जी, मजीद कुछ इलस्ट्रेशन आगे देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट को, रियल कैश फ्लो, मनी कैश फ्लो को मजीद अंडरस्टैंडिंग बेहतर करते हैं रूल के ऊपर। इलस्ट्रेशन 29 है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिटरमिन वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल। NPV के बाद बताइए प्रोजेक्ट वर्थवाइल है या नहीं। तो सवाल पढ़ते हैं जी। अ प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन हैज द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड डाटा, ऑल कैश फ्लोज आर इन करंट टर्म। इन्वेस्टमेंट रुपीज़ इन 1000 में 1700, इनफ्लोज एट T1 100, इनफ्लोज एट T2 200, इनफ्लोज एट T3 to 10 मतलब डिलेड एन्युटी है 300। रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच विल इफेक्ट फ्लोज इक्वली इज 3% एंड फर्म्स रिक्वायर्ड मनी रिटर्न इज 11.24। कैलकुलेट NPV ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिटरमिन वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब भी हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन आए जिसमें इन्फ्लेशन इन्वॉल्व है, सबसे पहले हमें फैसला करना होता है कि क्या ये सवाल हम रियल अप्रोच से करेंगे या मनी अप्रोच से। हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मली तो हम क्वेश्चन मनी अप्रोच से ही किया करेंगे, लेकिन रियल अप्रोच से करने के लिए 2 कंडीशन मीट होना जरूरी है। एक, कंपनी टैक्स पे ना करती हो, तो यहाँ पे कंपनी टैक्स पे कर रही है, और दूसरी कंडीशन है कि कंपनी के कैश फ्लो को सिर्फ एक इन्फ्लेशन रेट हिट करे, तो यहाँ पे वो कंडीशन भी मीट हो रही है। तो यहाँ पे वो दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं जिनकी मौजूदगी में हम रियल अप्रोच पे जा सकते हैं। रियल अप्रोच के बारे में थोड़ा सा ये सोच लेना जरूरी इसलिए है, कल जैसे हमारी बात हुई थी कि रियल अप्रोच से क्वेश्चन क्विक हो जाता है, क्योंकि जब मनी अप्रोच पे जाते हैं ना तो हमें कंपाउंडिंग की एडिशनल कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है और उसमें हर साल कैश फ्लो कंपाउंडिंग की वजह से डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम कंपाउंडिंग में नहीं जा रहे तो हम इसको जैसे डिलेड एन्युटी के तौर पे हैंडल कर सकते हैं रियल टर्म में। तो इसलिए हम असेस कर लेते हैं जब कि ये क्वेश्चन क्या रियल अप्रोच से हो सकता है, तो बाय असेसिंग दिस वी आर लुकिंग फॉर टाइम सेविंग अपॉर्चुनिटी व्हिच इज अवेलेबल हियर। यहाँ पे कंपनी टैक्सेस भी नहीं पे कर रही है, इन्फ्लेशन रेट भी एक है, इसका मतलब ये क्वेश्चन रियल अप्रोच से हो सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कैश फ्लोज रियल शेप में अवेलेबल है, रियल कैश फ्लोज को रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करेंगे और हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ले पाएंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को रियल अप्रोच से हल करना है। डिस्क्रिप्शन है, ईयर वाइज कैश फ्लोज अवेलेबल है, डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे और प्रेजेंट वैल्यू लेंगे एन्युटी के अंदाज में चूंकि सवाल हैंडल होने हैं। सो ईयर वाइज कैश फ्लोज रुपीज इन 1000 में, डिस्काउंट फैक्टर किस रेट पे लेना है उसमें बात करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू एंड देन नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमें जो बताया गया है कि हमारी इन्वेस्टमेंट है जो कि 0 में 1700 की है, फिर उसके बाद इनफ्लोज शुरू हो रहे हैं 1, 2 एंड 3 से 10। 1 में 100, 2 में 200, 3 में 300, ये इनफ्लोज आ गए। ये हमारे रियल कैश फ्लोज हैं। रियल कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए हमें चाहिए रियल रेट। ये क्या है? मनी रेट अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, एक वर्किंग बनाएंगे जिसकी मदद से जिसमें हम फिशर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए 1 + m इज इक्वल टू 1 + r इंटू 1 + i, यहाँ से हम r को डिटरमिन कर लेंगे। हमें m गिवन है, मनी रेट 11.24 फीट करेंगे इसको, r हमें डिटरमिन करना है और इन्फ्लेशन का रेट भी हमें गिवन है 3%, फार्मूला में 1.03 फीट होगा। सॉल्व इट फॉर r।
और यहाँ से आ रहा है जी 8%। लीजिए जी रियल कैश फ्लोज हैं, इनको रियल रेट 8% पे डिस्काउंट कीजिए और एनपीवी बताइए क्या कीजिएगा। आखिरी आइटम डिलेड एन्युटी की है, सॉल्व इट फॉर एनपीवी। हर साल इन्फ्लेशन 3% से इंक्रीज होता है जी, इन्फ्लेशन के बारे में assumption यही रहेगी इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, हर साल कीमतें 3% से बढ़ती जाएंगी। जी कंप्लीट कीजिए कैलकुलेशन। एनपीवी बताइए फिगर क्या आ रही है? 42 पॉजिटिव, एनपीवी इज 42 पॉजिटिव। हमसे पूछा गया था डिटर्मिन कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डिटरमिन वेदर द प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल। इसका मतलब हमें डिसीजन भी देना है नीचे, हमें बताना है कि एज एनपीवी इज पॉजिटिव प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल। अक्सर हम लोग स्टूडेंट्स एनपीवी कैलकुलेट करके अगले पार्ट पे अगली कैलकुलेशन पे मूव कर जाते हैं। मेक श्योर आप रिक्वायरमेंट को फुली एड्रेस कीजिए। रिक्वायरमेंट में एनपीवी कैलकुलेशन भी है, रिक्वायरमेंट में आपका डिसीजन भी है। तो शायद आखिरी डिसीजन ये एक सेंटेंस लिखने हैं हाफ लाइनर, एक नंबर या आधा नंबर इसका भी है, और ये सबसे आसान नंबर होते हैं सवाल में। अगर आप इसको पिक ना करें, इसको लूज करके चले जाएं, तो बड़े सबसे आसान 3 सवाल के नंबर आप लूज करके जा रहे हैं। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़िए। आगे चलने से पहले मेक श्योर कि आपने उसके हर हिस्से को अटेंड कर लिया है, क्योंकि अक्सर रिक्वायरमेंट में एंड एक या 2 दफा आ जाता है। तो रिक्वायरमेंट के 2-3 हिस्से बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करे, वो एंड के साथ ही एक ही लाइन में 2-3 हिस्से बना देता है। 1000 में डाटा है। आई कैन सी देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग फिगर्स इन डेसिमल। मैंने बताया हुआ है कि मिलियंस में डाटा हो तो डेसिमल में जाइए, 1000 में डाटा है तो डेसिमल ना लगाइए, राउंड ऑफ कर दीजिए फुल डिजिट में। यू कैन बी एफिशिएंट, यू कैन सेव योर टाइम। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते, जिससे अननेसेसरली आपका टाइम भी लगता है और एरर रेट भी बढ़ जाता है। सो ये छोटी छोटी बातें रजिस्टर कर लिया कीजिए और अपनी प्रैक्टिस में फ़ौरन ले आया कीजिए, ताकि आपकी आदतन ये चीज़ें पक्की हो जाएं। जी सही। जो रियल कैश फ्लोज का मतलब ये है कि आज की टर्म में कैश फ्लोज, तो वो तो पहले ही हमारे पास आज की टर्म में यानी कि 2 डेज पे पड़े हैं ना, तो सिर्फ इन्फ्लेशन के फर्क के साथ आज की टर्म में है। लेकिन हमने कल डिस्कस किया था कि बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स। ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू होती है कि फ्यूचर कैश फ्लोज में से आर डिडक्ट करो, और आर क्या है? इन्फ्लेशन, अनसर्टेनिटी, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। ये आज की टर्म में कैश फ्लोज है, मतलब इसमें फ्यूचर कैश फ्लो में से सिर्फ इन्फ्लेशन निकली हुई है, सिर्फ इन्फ्लेशन माइनस हुई है, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। फ्यूचर कैश फ्लो में से इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट और रिस्क, इन 3 का नुमाइंदा आर माइनस करें तो प्रेजेंट वैल्यू आती है। लेकिन फ्यूचर कैश फ्लो में सिर्फ आई माइनस करें तो रियल वैल्यू आती है। हमें रियल वैल्यू गिवन है, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, एक स्टेप और आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 30 देखते हैं। रिक्वायरमेंट इसकी भी सेम है। वैल्यूएट द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग दैट मशीन हैज अ लाइफ ऑफ 5 years एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 100,000। जब हम मनी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं मनी रेट पे, तो इसका मतलब हम तीनों फैक्टर्स का इफेक्ट हम ले रहे हैं। लेकिन जब हम रियल कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं तो रियल कैश फ्लो में इन्फ्लेशन तो नहीं है, तो इसलिए हम रेट भी वो यूज कर रहे हैं जिसमें इन्फ्लेशन नहीं होती। रियल कैश फ्लो को हम रियल रेट पे डिस्काउंट कर रहे होते हैं। रियल रेट में अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट और अनसर्टेनिटी, ये 2 फैक्टर के अगेंस्ट रेट होता है। वो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इन्फ्लेशन की वजह से तीसरा फैक्टर भी आ जाता है, रेट हायर हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मनी रेट 11.24 था, रियल रेट 8% है। तो मनी रेट 3 फैक्टर्स के अगेंस्ट है और रियल रेट 2 फैक्टर्स के अगेंस्ट है। तो कैश फ्लो में जब इन्फ्लेशन नहीं है तो रेट में से भी इन्फ्लेशन निकाल देते हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 30, evaluate the project assuming that the machine has a life of 5 years and scrap value of 100,000. The project is a company is considering cost saving project. It involves purchasing a machine costing 700,000, which will result in annual saving in real terms on wages cost of 100,000 and on material cost of 40,000. Annual saving real term में wages की और material की क्या है? The following forecasts are made of the rates of inflation each year for the next 5 years. वेज की इन्फ्लेशन क्या होगी 5 सालों में अगले, वेज मटेरियल कॉस्ट की इन्फ्लेशन क्या होगी अगले 5 सालों में, जनरल प्राइस इन्फ्लेशन क्या होगी, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इज 8.5%। अच्छा जी, क्वेश्चन में जब इन्फ्लेशन आए पहला फैसला में करना है विच अप्रोच, रियल अप्रोच या नॉमिनल अप्रोच। इस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगेगी? नॉमिनल अप्रोच, क्योंकि रियल अप्रोच के लिए 2 कंडीशन में से एक यहाँ मीट नहीं हो रही। मोर देन 1 इन्फ्लेशन रेट था यहाँ पे। हमारे कैश फ्लो में एक फ्यूचर कैश फ्लो में वेजेस है, एक फ्यूचर कैश फ्लो में रियल कॉस्ट है। वेजेस का इन्फ्लेशन रेट अलग है, रियल कॉस्ट का इन्फ्लेशन रेट अलग है। तो रियल अप्रोच के लिए जरूरी है कि एक ही इन्फ्लेशन रेट कैश फ्लो को इफेक्ट कर रहा हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमें नॉमिनल अप्रोच पे जाना है। नॉमिनल अप्रोच का मतलब हम तमाम कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करेंगे, मनी कैश फ्लोज में लेके आएंगे और फिर उन मनी कैश फ्लोज को मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करेंगे।
और जब हम कैश फ्लो को इन्फ्लेट करने की बात करते हैं तो हमारी कॉस्ट सेविंग हर साल बदलेगी। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट है। एक है आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ कमाओ और एक है इन्वेस्टमेंट करके कुछ बचाओ। अ पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। एक बचत भी जो करते हो कॉस्ट में, वो भी आपकी कमाई की तरह है। तो इसलिए ये जो कॉस्ट सेविंग है बेसिकली आपकी इनकम ही है, एज इफ आपने कुछ अर्न किया। तो हमारी इन्वेस्टमेंट गिवन है, हमारी कॉस्ट सेविंग गिवन है, हमने मनी टर्म में जाना है। मनी टर्म में जाएंगे, हर साल इन्फ्लेशन की वजह से कैश फ्लो बदलेगा, तो फॉर्मेट हमारा फिर दूसरा जो चेंजिंग कैश फ्लो आता है वो लगेगा। प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 30, पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 साल लाइफ। अच्छा, जिसको हम रुपीज में ले लेते हैं, लाखों में इन्वेस्टमेंट है, तो मिलियन में इन्वेस्टमेंट तो रुपीज 1000 में जा सकते हैं, गाइडलाइन है। यहाँ पे भी रुपीज 1000 कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने कहा चले हम रुपीज में लेके चलते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैश फ्लोज हैं, हमारी वेज कॉस्ट सेविंग है और हमारी मटेरियल कॉस्ट सेविंग है। यहां से हम नेट कैश फ्लोज लेंगे, फिर हम डिस्काउंट फैक्टर लाएंगे। क्या डिस्काउंट फैक्टर होगा उस पर बात कर लेंगे। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू एंड देन नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट के बारे में वी आर क्लियर कि ये तो भाई जीरो में आउटफ्लो आता है। फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हमारा एक और कैश फ्लो है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख 5 साल बाद। अच्छा, यहां पे एक वर्ड और सुन लीजिएगा, जो तो होते हैं ना प्रेजेंट के कैश फ्लोज। प्रेजेंट के कैश फ्लोज रियल टर्म मनी टर्म एक बराबर होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो सिर्फ फ्यूचर में इफेक्ट होती है ना। तो रियल और मनी टर्म में फ्यूचर कैश फ्लो में फर्क होता है। प्रेजेंट में जीरो में आज रियल और मनी बराबर होते हैं। तो ये बेशक आज की कीमत है, बट ये मनी टर्म में कीमत है। हमें 7 लाख पे करके मशीन आज खरीदनी है। इसके बारे में उसने क्लियरली कह दिया ये दोनों रियल है। इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बताया, क्या ये रियल है या मनी है? क्वेश्चन इज साइलेंट। इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो हमारी गाइडलाइन जो है कहती है कि अगर तो किसी कैश फ्लो के साथ बताया हुआ है कि वो रियल है तो ठीक है, वरना वो मनी है। जैसे इसके साथ उसने बता दिया ये रियल है, तो हम इसको रियल लेके चलेंगे। लेकिन इसके साथ बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। जब ये क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसको फिर मनी अज्यूम करके चलते हैं। गाइडलाइन क्या रहेगी कि क्वेश्चन अगर किसी वैल्यू के बारे में या किसी रेट के बारे में साइलेंट है तो वो रेट भी मनी समझा जाएगा, वो वैल्यू भी मनी समझी जाएगी। अब यहां पे रेट के बारे में तो क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, उसने बता दिया ये रियल है तो बात खत्म होगी। इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो ये मनी समझा जाएगा। तो हमने कहा जी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, 5 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख। बाकी आ गया वेज कॉस्ट सेविंग। तो वेज कॉस्ट सेविंग हमारी है रियल टर्म में तो 1 लाख है, लेकिन इस पे सालाना 10% की इन्फ्लेशन है। लीजिए जी, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते जाइए। पहली वेज सेविंग साल बाद आएगी 1 लाख इंटू 1.1 रेज़ टू पावर 1, 1,10,000। दूसरी सेविंग रेज़ टू पावर 2, 1,21,000। तीसरी सेविंग रेज़ टू पावर 3, 33,100। रेज़ टू पावर 4, 146,410। रेज़ टू पावर 5, 161051। इसी अंदाज में मटेरियल कॉस्ट सेविंग, रियल सेविंग 40,000 है और इन्फ्लेशन मटेरियल की है जी 5%, 1.05 रेज़ टू पावर n। तो 40,000 इंटू 1.05 रेज़ टू पावर 1, 42,000 रेज़ टू पावर 2, 100 रेज़ टू पावर 3, 305 रेज़ टू पावर 4, रेज़ टू पावर 5। लीजिए जी, ये हमारे प्रोजेक्ट के सारे कैश फ्लोज मनी टर्म में हमने कन्वर्ट कर ली है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रियल मनी बराबर होता है। रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन साइलेंट हो किसी कैश फ्लो के बारे में मनी होता है। हमें तमाम कैश फ्लोज मनी बनाने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने मनी कैश फ्लोज को मनी रेट पे डिस्काउंट करना है, ये हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। ये मनी है, ये भी मनी है। बाकी उसने क्लियरली बताया था रियल है तो रियल कैश फ्लोज इंटू 1 + i रेज़ टू पावर n। हमने इस कंपोनेंट इस फैक्टर की मदद से सबको मनी कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर लिया। नाउ वी कैन टेक द सम। 0 में 7 लाख का आउटफ्लो, 1 में 152 का इनफ्लो, 2 में 165,100 इनफ्लो, 3 में जी, इनमें से कौन सा कट पड़ा? ये 179 है, 179,405 जी। टोटल ठीक है जी सारे। हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए, सारे कैश फ्लोज मनी टर्म में है। अब इनको डिस्काउंट कर लिया है, करने के लिए हमें मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें आर अवेलेबल है, हमें एम चाहिए। हम फिशर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वर्किंग 1
हम फिशर फार्मूला इस्तेमाल करने चलते हैं। हम फिशर फार्मूला के तहत 1 + m = 1 + r × 1 + i। अच्छा, यहाँ पे हमें अब m वर्कआउट करना है। r की वैल्यू गिवन है, कितनी है यार? 8.5। तो फार्मूला में 1.085 m हमें वर्कआउट करना है। ये 1 + m आ गया। अब कहानी रह गई है i की कि भाई ये i कौन सा यूज होना है। तो इसमें ख्याल कीजिएगा, फिशर फार्मूला में जो i यूज होता है ये जनरल इन्फ्लेशन होती है। फिशर फार्मूला में जो आई यूज होता है ये जनरल इन्फ्लेशन होती है, जनरल इन्फ्लेशन का रेट होता है। और जनरल इन्फ्लेशन के रेट को आप एक तरह से एवरेज इन्फ्लेशन समझ सकते हो आसानी के लिए, क्योंकि बात का क्वेश्चन में हो सकता है आपको जनरल इन्फ्लेशन ना दी जाए, तो आपको पता होना चाहिए हमें फिशर फार्मूला में इस्तेमाल के लिए जनरल इन्फ्लेशन चाहिए। अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे अवेलेबल है, यूज कर लो। अगर यहाँ पे अवेलेबल ना होती तो क्या करते? एवरेज। जो इन्फ्लेशन अवेलेबल है उनकी एवरेज ले लेते। हमने फिशर फार्मूला में ना मटेरियल की इन्फ्लेशन यूज करनी है ना लेबर की यूज करनी है। फिशर फार्मूला में हम एवरेज इन्फ्लेशन नोन एज जनरल इन्फ्लेशन वो यूज करते हैं। ठीक है, उसने जनरल इन्फ्लेशन दे दी है वो ले लेना, नहीं दी तो अवेलेबल इन्फ्लेशन की एवरेज ले लेना। बट हमें जनरल इन्फ्लेशन अवेलेबल है विच इज 6%। तो यहाँ पे 1.06 फीट कीजिए एंड सॉल्व इट फॉर m 15.01%। इसको हम आसानी से 15% पे राउंड ऑफ कर लिया करेंगे। ये भी हैबिट याद रखनी है, कभी भी डिस्काउंट रेट हमारी किसी कैलकुलेशन के नतीजे में फ्रैक्शंस में आएगा तो हम उसको फुल परसेंटेज में राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ कि हमने प्रेफरेंस देनी है टेबल के यूज को। तो टेबल के यूज में तो फुल परसेंटेज के डिस्काउंट कर दिए जाते हैं ना, तो हम एज अ हैबिट अगर हमें कभी डिस्काउंट रेट फ्रैक्शंस में मिले तो हम उसको राउंड ऑफ कर लिया करेंगे। तो हमारा यहाँ पे डिस्काउंट रेट 15.01, राउंड ऑफ करेंगे 15%, और अब हम 15% पे इन कैश से डिस्काउंट करके एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। कीजिए जी कंप्लीट क्वेश्चन फॉर एनपीवी। क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए फॉर एनपीवी और बताइए क्या ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल है। कितनी थी? नेगेटिव 58,000 22 वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशन। नेगेटिव 58,224 हमसे पूछा गया था कि एवेल्यूएट द प्रोजेक्ट। हमें सिर्फ एनपीवी निकालनी, हमें डिसीजन भी देना है। नेगेटिव एनपीवी का मतलब प्रोजेक्ट इज नॉट फीजिबल, नेगेटिव एनपीवी। सो हम यहाँ पे एवेल्यूएशन में अपना डिसीजन भी देंगे, प्रोजेक्ट इज नॉट फीजिबल। तो इन्फ्लेशन से डील करना, रियल कैश फ्लोज, मनी कैश फ्लोज, रियल रेट, मनी रेट, उसको कैसे हैंडल करना है, हमने कैश फ्लोज बेस्ड टूल के साथ उस पर बात हुई। तो कोई सवाल? किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछिए जनाब। अच्छा जी, इन्फ्लेशन पे मजीद हम काम करेंगे जब हम आएंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के ऊपर। फिलहाल हम दूसरे एरिया पे चलते हैं, दूसरी की एडजस्टमेंट पे चलते हैं, विच इज़ डीलिंग विद वर्किंग कैपिटल इन डीसीएफ।
जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था, हम कोई भी कैपिटल प्रोजेक्ट करें तो सिर्फ कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट से आपका कैपिटल प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता, आपको करंट एसेट में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कैपिटल एसेट्स के कैश फ्लो को डील करना हम यहाँ पे सीख चुके हैं। कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट जीरो में आउटफ्लो शो की जाती है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सेल से रिकवरी प्रोजेक्ट एंड पे स्क्रैप वैल्यू की रिकवरी शो की जाती है। ये कैपिटल एसेट से डील करना है। सो करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट या नेट करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट से कैसे डील करना है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देयर आर 5 स्टेप गाइडलाइंस। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि भाई अगर आपने कोई फैक्ट्री लगानी है तो कैपिटल एसेट के साथ साथ उसमें वर्किंग कैपिटल में या नेट करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो गाइडलाइन नंबर 1, इनिशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज शोन एज आउटफ्लो एट जीरो। जिस तरह इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो में आउटफ्लो है, इसी तरह इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन नेट करंट एसेट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल जीरो में आउटफ्लो है। अच्छा, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो नॉर्मली अपफ्रंट एक कर दी जाती है, बार बार उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन नेट करंट एसेट्स का एक फीचर है। नेट करंट एसेट में क्या आ रहा है जी, आपका स्टॉक, आपके डेटर्स, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। लेकिन का जो फीचर है वो ये है कि भाई जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेंगी, तो सेल्स बढ़ने से भी डेटर बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ने से इन्वेंटरी बढ़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इट मे नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट की लाइफ में सेल्स और प्रोडक्शन नॉर्मली कांस्टेंट नहीं रहेंगी, वक्त के साथ सेल्स और प्रोडक्शन बदलेंगी, कभी ऊपर कभी नीचे। तो नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट का फीचर याद रखिएगा कि इनका ताल्लुक बिजनेस के लेवल ऑफ एक्टिविटी से होता है। अक्सर हमें बताया जाएगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल डिपेंडेंट है हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर। तो हमें यूनिट्स के इजाफे या कमी के साथ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इजाफा या कमी को रिकॉर्ड करना होता है। सो स्टेप नंबर 2, अगर हमारे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो रहा है तो जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है दैट विल बी शोन एज इनफ्लो एज आउटफ्लो इन द रेलेवेंट ईयर। और कभी सेल्स में कमी की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट में कमी होती है तो वो जो रिडक्शन है वर्किंग कैपिटल में दैट विल बी शोन एज इनफ्लो इन द रेलेवेंट ईयर। सो वर्किंग कैपिटल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जाएगी, वर्किंग कैपिटल में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और अगर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इजाफा आएगा तो वो इजाफा आउटफ्लो शो किया जाएगा, और अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में कमी आएगी तो वो कमी इनफ्लो शो की जाएगी। और प्रोजेक्ट के एंड पे ख्याल रखना है, जब प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा, हमें कहा गया कि भाई प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो गई है, हमने कैपिटल एसेट रेजिडुअल वैल्यू पे बेच दिया है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि भाई जब आपने कैपिटल एसेट बेच दिया तो करंट एसेट की भी अब आपको जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली जितना भी पैसा आपका वर्किंग कैपिटल में पड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट बची होती है, वो सारी की सारी आप रिकवर कर लेते हो। आपने लेट्स अज्यूम 100 रुपये आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपको बताया जी साल बाद आपको 10 रुपये मजीद डालने पड़े, तो आपकी इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी होगी 110। आपको बताया कुछ सालों बाद 25 रुपये आपने रिकवर कर लिए, बाकी कितने रह गए 110 में से 25 गए तो 85। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आपको बताया गया, तो इट इज अंडरस्टूड भाई जब खत्म हो गया तो बाकी 85 भी इनफ्लो ले लेने हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो जब आप कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ कर देते हो स्क्रैप वैल्यू पे, तब इट इज अंडरस्टूड कि आपने करंट एसेट में जितने पैसे बचे हुए हैं वो भी रिकवर कर लेने हैं, उनको भी एज इनफ्लो ले लेना है, ताकि वो भी इन्वेस्टर के हवाले की जाए। कैपिटल एसेट बेच के पैसे इन्वेस्टर को दे दिए तो करंट एसेट भी बेच के समझो पैसे इन्वेस्टर को दे दिए जाते हैं। हाँ, अक्सर हमें कहा जाता है, एक ये ख्याल रखना है, हमें प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाते हुए कहा जाता है कि प्रोजेक्ट की लाइफ तो 5 साल है, लेकिन फिजिबिलिटी के लिए सिर्फ 5 साल के, सॉरी प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल है, लेकिन फिजिबिलिटी के लिए सिर्फ 5 साल के लिए कैश फ्लो लो। प्रोजेक्ट की लाइफ 10 साल है, लेकिन फिजिबिलिटी के लिए सिर्फ 5 साल के कैश फ्लो लेने हैं। अगर क्वेश्चन ऐसी बात कहेगा तो फिर हम इन्वेस्टमेंट तो जीरो में लेंगे, लेकिन 5 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि 5 साल बाद प्रोजेक्ट बंद तो नहीं किया ना, वो तो चलता जा रहा है। हम इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में जीरो में तो जरूर लेंगे, लेकिन 5 साल बाद उसकी रिकवरी नहीं लेंगे। वर्किंग कैपिटल की रिकवरी तभी आती है जब कैपिटल एसेट आपका बिक जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट चलता जा रहा है, 10 साल तक जाना है, और आपने 5 साल तक कट लगाया हुआ है, भाई 5 साल के आगे के कैश आपने नहीं लेने, तो रिकवरी आगे आनी है, वो आपने इग्नोर किया, यहाँ पे नहीं डाल देना उसको। मतलब 10 साल बाद जो प्लांट बिक रहे हैं उसकी रिकवरी 5 साल बाद नहीं शो कर सकते आप। 10 साल बाद प्लांट बिकने पर जो वर्किंग कैपिटल वापस आना है उसको 5 साल बाद शो नहीं करेंगे, ये जगह यहाँ पे खाली रह जाएगी। हम सिर्फ 5 साल में क्या लेन देन होना है वो रिकॉर्ड करेंगे, उसके हिसाब से एमपीवी कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन में ये सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है। तो ये जरा वर्किंग कैपिटल की बेसिक सी 5 पॉइंट गाइडलाइन है, इसके मुताबिक हमें जो भी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन आएगी हमारे सामने हम उसको डील करते जाएंगे। तो ये 3 इलस्ट्रेशन हमारे पास हैं जी, जिनमें हमारे ऑलमोस्ट ये 4 पॉइंट्स तो कवर हो जाएंगे। 5वां पॉइंट आगे किसी सवाल में आ गया तो आ गया, ना आया तो रिवीजन विल इंश्योर कि ये सवाल ये पॉइंट आपको याद रहे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी लास्ट पेपर क्वेश्चन में ये पॉइंट में नजर ना आए, इलस्ट्रेशन में ये पॉइंट नजर ना आए, लेकिन अगर रिवीजन भी तो ये पॉइंट आप भूल जाओगे, एग्जाम में ये पॉइंट टेस्ट हो गया, यू विल बी लॉस्ट। रिवीजन करते रहोगे, पढ़ते रहोगे किताब, तो ये पॉइंट बार बार आपकी नजर से गुजरेगा, आपको बात याद रहेगी कि क्या करना है इस तरह के सिनेरियो में होने। अच्छा जी, हम कुछ इलस्ट्रेशन की मदद से इन पॉइंट्स की एप्लीकेशन को देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 31 पहले इलस्ट्रेशन 31 एक सिंपल सा केस है जी। प्रिपेयर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज टू बी यूज्ड इन डीसीएफ एनालिसिस। डीसीएफ एनालिसिस के लिए सिर्फ कैश फ्लोज बनाने को मैं कहा गया है। अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 100,000 विद 3 years लाइफ एंड अ स्क्रैप वैल्यू 50,000. It will produce annual operating cash flows of 60,000 and requires an investment of 20,000 in working capital. तो ये जनाब पूरी प्रोजेक्ट की कहानी हमें बता दी गई है। 3 साल प्रोजेक्ट लाइफ है और हमें इसके कैश फ्लोज बनाने को कहा गया है।
वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज जब भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट आनी है, रिकवरी आनी है, तो हम उसको कैसे डील करेंगे? लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट। डिस्क्रिप्शन 0, 1, 2 एंड 3, ये प्रोजेक्ट लाइफ हमारी। हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कहानी बताई गई है। 0 में इन्वेस्टमेंट है 100,000 की, 3 साल लाइफ और 3 साल बाद रिकवरी है 50,000 की। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 2 कैश फ्लोज होते हैं, एक 0 में इन्वेस्टमेंट और एक प्रोजेक्ट एंड पे रिकवरी। तो ये दोनों कैश फ्लो हमने कवर कर लिए। दूसरा कैश फ्लो इस केस में नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बताया गया है। वो बताया कि जी 60,000 हर साल, तो 3 साल लाइफ है, हर साल 60,000 डाल दो। तीसरा कैश फ्लो में बताया गया है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज हम लेते हैं यहाँ पे। रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 इन वर्किंग कैपिटल। हमें 20,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए ये कारोबार करने के लिए। 20,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो कारोबार शुरू में आपको 20,000 आउटफ्लो करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमें रिकवरी के बारे में कोई इंटीमेशन नहीं दी, चेंज के बारे में कोई इंटीमेशन नहीं दी। चेंज के बारे में कोई इंटीमेशन नहीं है, उसको छोड़ दो, इसको इग्नोर करो, हम समझेंगे देयर इज नो चेंज। चेंज के बारे में इंटीमेशन नहीं है, हम समझेंगे देयर इज नो चेंज। रिकवरी के बारे में इंटीमेशन नहीं भी है तो रिकवरी लेनी है जब भी रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन रिकवरी के बारे में अक्सर साइलेंट रहता है, बट हमने पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 जो पढ़े हैं उसके मुताबिक रिकवरी को डील करना है कि अगर कैपिटल एसेट रिकवर हो गया है तो भाई वर्किंग कैपिटल में जो पैसा डाला था वो भी रिकवर करना है। लीजिए जी, ये हमारे नेट कैश फ्लोज जिसके ऊपर हम फिजिबिलिटी करते हैं। 1, 20,000, 60,000, 60,000 एंड ये बन गया 130,000। ये हैं जी प्रोजेक्ट कैश फ्लोज जिनको हम आगे कोई भी टूल अप्लाई कर सकते हैं। एनपीवी करना है, आईआरआर करना है, पेबैक करना है, कोई भी टूल अप्लाई करना हो, इन कैश फ्लोज को हम आगे अप्लाई कर सकते हैं। जी बेटा, वर्किंग कैपिटल में जो हमने दोबारा इन्वेस्टमेंट की 20,000 की, दोबारा नहीं की, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है। दोबारा कहाँ से? पहली दफा कब की थी? कोर्स है ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख। बेटा वो प्रोजेक्ट कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट समझिए उसको, दोबारा नहीं की। वो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको मैंने ट्रीट किया है और वर्किंग कैपिटल में 20,000 की इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया। वो कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट है और ये नेट करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट है। सही बात है, ये 20,000 के लिए यूज़ किया गया, जो हमने 20,000 एंट्री कवर किया। नहीं बेटा, हाँ, वो मैंने यहाँ एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग इन द वर्किंग कैपिटल शुड बी शोन एज इनफ्लो। ठीक है, वो मैंने ये पॉइंट यूज़ किया। ये तो मैंने तब कहा जब प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहे। हमारा प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया ना, जब प्रोजेक्ट में रिकवरी आ गई ना, ये रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आ गई, इसका मतलब प्रोजेक्ट खत्म हो गया। ये तो है कि बाद का कहते हैं प्रोजेक्ट 10 साल चलना है, लेकिन आप 5 साल के ऊपर फिजिबिलिटी करो, मतलब 5 साल के कैश फ्लो लेके फिजिबिलिटी कर दो, प्रोजेक्ट में 10 साल चलना है, तो उस केस में कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं होगा 5 साल बाद, उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगी। उस केस में वर्किंग कैपिटल की भी रिकवरी नहीं आएगी। जी, एनी क्वेश्चन? लेट्स सपोज हमने 1 लाख की मशीन ली है, कोई मशीन, तो 20,000 के उसके रिलेटेड ही कोई चीज और ली होगी। रॉ मटेरियल लिया होगा भाई, फिनिश गुड खरीदी होगी बेचने के लिए। नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मुराद है नेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, एक स्टेप थोड़ा और आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन 32 में इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अब बदल रही है। जैसे मैंने कहा था प्रैक्टिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं होती। प्रैक्टिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ होता है। ज्यादा सेल ज्यादा डेटर्स, ज्यादा सेल ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल का ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी से है। तो यहाँ पे कुछ उसी किस्म की बात होने जा रही है इस एग्जांपल में। इलस्ट्रेशन 32 में a project cost 100,000 and the scrap value 50,000 at the end of 3 years life। तो ये डाटा तो सेम है जी। The expected annual net operating cash flows are as follows: 1, 2, 3. At the start of each year, the project will require working capital equal to 20% of that year's net operating cash flows। उसने कहा जी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का ताल्लुक नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो से है, और अगर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बदलेंगे तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आपकी बदल जाएगी। रिक्वायरमेंट सेम है, प्रिपेयर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज टू बी यूज्ड इन डीसीएफ एनालिसिस। अच्छा, जिसको हमने कैसे डील करना है, तो फॉर्मेट तो पहले यही बन जाएगा क्योंकि इसी अंदाज में 3 साल लाइफ का प्रोजेक्ट है। इलस्ट्रेशन नंबर 32, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात। 0 में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 3 साल बाद 50,000 की रिकवरी। फिर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हर साल बदल रहे हैं। पहले साल 30,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल 40,000, और फिर वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। अच्छा, इस केस में वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट उसने हमें एज एब्सोल्यूट फिगर नहीं बताई। जैसे पिछले केस में उसने कह दिया था वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हमें 20,000 रुपए की चाहिए, यहां पे उसने कहा जी एब्सोल्यूट नहीं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की परसेंटेज बता दी है। इसका मतलब ये वर्किंग हमें बना के वहां से फिगर निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज के लिए वर्किंग 1 बनाएंगे, जहां से ये वैल्यू लाएंगे और फिर हमारे नेट कैश फ्लोज यहां पे कंप्लीट हो पाएंगे। तो अब ये वर्किंग हम बनाते हैं, ये की वर्किंग है जी। नॉर्मली हमें वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज के लिए वर्किंग बनानी पड़ा करेगी। एग्जाम में बड़ा रेयर होता है कि कांस्टेंट रिक्वायरमेंट आए, चेंजिंग रिक्वायरमेंट दी जाती है। उस चेंजिंग रिक्वायरमेंट के लिए जो वर्किंग हम सीखेंगे यही एंड तक एग्जाम लेवल क्वेश्चन में चलने जा रही है।
अच्छा जी, इस केस में हम जो वर्किंग बनाते हैं उसका जो फॉर्मेट रहता है वर्किंग वन, एक कॉलम ईयर वाइज हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मेजर करते हैं पहले, और फिर इस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज बनाते हैं। हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज चाहिए। कैश फ्लो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कब कितनी जेब में पैसा आएगा या जाएगा, ये है जी वैल्यूज जो हमें चाहिए अपने डीसीएफ एनालिसिस के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन हमें बता रहा है, ये जुमला अगर हम अपने सामने ले आए जरा, हर साल के शुरू में प्रोजेक्ट विल रिक्वायर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होगी हर साल के शुरू में? 20% ऑफ दैट ईयर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। हर साल के शुरू में हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उस साल के नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का 20%। अच्छा, एक इस जुमले से भी खैर क्लियर है, बट अदरवाइज भी हमें पता होना चाहिए कारोबार हमारा कब शुरू हो रहा है? जीरो में। हमने यही सीखा हुआ ना कि हम जीरो में जब कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जीरो का मतलब आज, तो कल से टुमारो से हमारा प्रोडक्शन और सेल शुरू हो जाती है। हमारी यही डीसीएफ असम्पशन अबाउट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज में यही बात हमारी हुई थी कि आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टुमारो से हमारी प्रोडक्शन सेल शुरू हो जाएगी, और आज से लेके एक साल तक जो प्रोडक्शन सेल के नेट रिजल्ट है वो ये है। एक साल बाद से लेके 2 साल तक के प्रोडक्शन सेल के रिजल्ट ये है, एंड सो ऑन। सो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंट्रेरी, इट इज अंडरस्टूड कि जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी वहीं पे होनी है। मतलब पहली इन्वेस्टमेंट कब होनी है? जीरो पे। जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है उसी वक्त हमें रॉ मटेरियल चाहिए ना, मशीनरी के साथ रॉ मटेरियल आएगा तो प्रोडक्शन शुरू होगी, तो इन्वेस्टमेंट भी यहीं से शुरू होनी है कहानी। लेकिन इसको हम अदरवाइज भी देखें, उसने कहा है हर साल के शुरू में उस साल के नेट कैश फ्लोज का 20%। तो पहला नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कब आ रहा है? 1 में। पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 1 आ रहा है, तो 1 का शुरू क्या होता है? 0। तो वो यहां से भी कंफर्म हो जाती बात कि पहले साल के शुरू में, मतलब 0 में, पहले साल के नेट कैश फ्लोज का कितने फीसद? 20% हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब हमें 6,000 रुपए की नेट इन्वेस्टमेंट करनी है वर्किंग कैपिटल में। कब? पहले साल के शुरू में। फिर अगले साल चूंकि नेट ट्रेडिंग कैश फ्लोज बदल रहे हैं, दूसरे साल के शुरू में, दूसरे साल के शुरू में मुराद 1, दूसरे साल के शुरू में दूसरे साल के नेट कैश फ्लोज का 20%, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी? 10,000 की। फिर आखिरी साल आ गया, आखिरी साल हमने 40,000 यूनिट बेचने हैं, तो इसके लिए तीसरे साल के शुरू में 2, तीसरे साल के शुरू का मतलब 2 में हमें 40,000 का 20%, मतलब 8,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। और फिर हम एक आखिरी वर्ड भी डाल देते हैं कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, 3 साल बाद, तो क्या हमें स्टॉक चाहिए, हमें डेटर चाहिए, फिर हमारी रिक्वायरमेंट 0 हो जाती है। क्योंकि वो जो बात लिखी थी ना कि सब कुछ रिकवर कर लेना, क्यों रिकवर कर लेना? क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं कारोबार में, हमने तो भाई एसेट भी बेच दिया, तो हमने स्टॉक क्यों रखना अपने पास? अच्छा जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको जब एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, हमें जो बताया गया है इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं, हमें बताया गया है कि जब प्रोजेक्ट शुरू करोगे तब 6,000 का बराबर से स्टॉक रखा है, 6,000 का स्टॉक रखना अपने पास। जब साल गुजर जाएगा, स्टॉक को उठा के ले जाओ 10,000 पे, एक और साल गुजरा, स्टॉक को ले आओ 8,000 पे, एक और साल गुजर गया, आपको कारोबारी खत्म हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए, 0 कर दो। ये रिक्वायरमेंट है, इससे हम कैश फ्लोज बनाते हैं। जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो 6,000 चाहिए, तो 6 का 6,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के शुरू में मटेरियल तो 0 है ना हमारे पास। एक साल गुजरेगा, अब हमें 10,000 का स्टॉक चाहिए, 6 का तो पहले पड़ा हुआ है, तो 10 - 6 4,000 का मजीद आउटफ्लो होगा। एक और साल गुजर गया, 10 की इन्वेस्टमेंट है, हमें चाहिए कितने का? 8 का, तो 10 - 8 2,000 की रिकवरी कर लो। एक और साल गुजर गया, अब कितना स्टॉक पड़ा हुआ? 8 का, चाहिए कितना? 8 की रिकवरी कर लो। ये है हमारे वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज। इनको मैं अगर यहाँ पेश करूँ तो दे विल लुक लाइक 0 में 6,000 की इन्वेस्टमेंट, 1 में 4,000 की इन्वेस्टमेंट, 2 में 2,000 की रिकवरी, और 3 में 8,000 की रिकवरी। जितनी इन्वेस्टमेंट की है सबका सब फुल रिकवर होना होता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन देख लो पहले उस जुमले की लाइट में जो लिखा हुआ है उसने, ये टॉप पे जो जुमला आ रहा है इसकी लाइट में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन पहले समझो। और रिक्वायरमेंट से मुराद आसानी के लिए समझ लो कि भाई इतना स्टॉक चाहिए हमें। प्रोजेक्ट के शुरू में 6,000 का स्टॉक चाहिए, तो 6,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक साल बाद 10,000 का स्टॉक चाहिए गोदाम में रखने के लिए, तो 6,000 का तो पहले पड़ा हुआ था, 4,000 का और खरीद कर डाल दो, 10,000 पूरे हो जाएंगे। 2 साल गुजर गए, अब गोदाम में 8,000 का स्टॉक चाहिए, तो 10,000 का पड़ा हुआ था, 2,000 का बेच दो, इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पैसा इन्वेस्टर को दे दो, 2,000 कवर कर लो। और 3 साल बाद तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कैपिटल एसेट ही बेच दिए, तो अब स्टॉक क्यों चाहिए? 0। तो जितने पड़ा हुआ था स्टॉक सारे का सारा बेचो, रिकवर कर लो सारा पैसा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की मदद से हम वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो बनाते हैं। क्वेश्चन में नॉर्मली हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दी जाती है कि हमें डिफरेंट टाइमलाइन के इंटरवल्स पे हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी नेट करंट एसेट्स में। हमने इस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट से कैश फ्लोज बनाने होते हैं। ये कैश फ्लोज हैं जो हम डीसीएफ एनालिसिस के लिए अपनी शीट में एक्सटेंड करते हैं। जी आप किसी दुकान में जाते हो तो वहां पे कभी आपने दुकान को खाली देखा है? इन्वेंट्री तो दुकान में पड़ी ही होती है ना,
तो पिछला जो स्टॉक बिकता है तो उसकी जगह नया आ भी तो जाता है, और जब पिछला स्टॉक बिकता है तो वो पीएनएल के थ्रू आउट होता जाता है, उसका प्लस माइनस बेचने प्राइस और कॉस्ट का फर्क पीएनएल में जाएगा, और स्टॉक तो वहीं का वहीं पड़ा आपको नजर आता है। ठीक है, आपने पुराना स्टॉक बेचा और साथ ही नया स्टॉक खरीद के रख दिया ना वापस, तो प्रैक्टिकली स्टॉक आपका वहीं पे पड़ा हुआ है, सिर्फ पुराना बिकता जा रहा है, उसका नया आता जा रहा है, और कीमत और प्राइस का डिफरेंस पीएनएल में जाता जा रहा है। तो कीमत और प्राइस का डिफरेंस वो यहाँ आता जा रहा है, स्टॉक तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, सिर्फ अपने हिसाब से उसको कम या ज़्यादा करते जाते हो, जितनी जरूरत है उस हिसाब से उसको बढ़ा लेते हो या उसको कम कर लेते हो। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, बेटा उसने हमें ये बताया हुआ है कि आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। हर साल के शुरू में, 1 का मतलब 2 का शुरू है, हर साल के शुरू में उस साल के नेट कैश फ्लोज का 20% के बराबर। तो आप कैश फ्लोज है, ये नेट कैश फ्लो जिस साल के हैं उस साल के शुरू में 20%, ये पहले साल का कैश फ्लो है तो पहले साल के शुरू में 20%, ये दूसरे साल का कैश फ्लो है दूसरे साल के शुरू में 20%, ये तीसरे साल के कैश फ्लोज हैं तीसरे साल के शुरू में मतलब 2 में 20%। तो 0, 1, 2 में आपको क्या स्टॉक लेवल चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट लेवल चाहिए नेट करंट एसेट में। स्टॉक तो मैं आसानी के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज ये नेट इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसमें डेटर्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ रहा है। तो ये आपकी नेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। शुरू करोगे 6000, साल बाद इसको 10,000 पे ले जाना, 2 साल बाद इसको 8,000 पे ले जाना। तो भाई इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शुरू में आपको 6000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1 साल बाद आपको इसको बढ़ा के 10 पे ले जाना है, तो 6 तो पिछले साल ही डाल दिया था, 4 मजीद डाल दो। अब आपकी इन्वेस्टमेंट लेवल 10,000 पे खड़ी है, एक और साल गुजरा, अब आपको 8,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसमें से 2 माइनस कर लो, रिकवर कर लो, 2 का इनफ्लो ले लो। अब 3 साल बाद तो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, यू डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट, जितना पड़ा हुआ सारा रिकवर कर लिया। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट की है और ये उसकी रिकवरी आ गई है, जितनी इन्वेस्टमेंट की है उतनी रिकवरी की हुई है, बराबर जितना पैसा डाला था बाय द एंड सारा रिकवर करना होता है। दिस इज अंडरस्टूड। इस बारे में एग्जामिनर में भी साइलेंट, जैसे इसके एग्जामिनर साइलेंट है, उसने कहा नहीं है कि 3 साल बाद पैसा रिकवर करो, बट हमें ये पता है कि जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो ये पैसा रिकवर होना ही होना है, ये अंडरस्टूड है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट कैश फ्लो यहाँ से बन के 1,06,000, 26,000, 52,000 और ये बन के 98,000। ये प्रोजेक्ट कैश फ्लो हैं। आगे जो मर्जी टूल लगा लीजिए इन पे, पेबैक का, एनपीवी का, आईआरआर का। जी बेटा, प्रोजेक्ट विल रिक्वायर एडिशनल से मुराद मतलब समझा नहीं मैं बेटा। फिलहाल हम जो लिखा हुआ है पहले इसको सीख लें, हमें तो इसको सीखने में दिक्कत हो रही है, आप इसमें इजादात शुरू कर रहे हो, थोड़ा आगे चलते हैं ना। इजादात हमें एग्जामिनर को, लेट द एग्जामिनर डू दिस थिंग्स हमारे लिए, हम खुद इजादात ना करें, बट असूल देन में रख लो, जो भी लिखा होगा हम उसको पढ़ेंगे, जो मतलब हमें समझ आएगा उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले बेसिक कैलकुलेशन पे ग्रिप कर लें तो हम मुश्किल कैलकुलेशन को भी हैंडल कर लेंगे, हम वेरिएशन को भी हैंडल कर लेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन लेट द बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट सेटल, उसको पहले सेटल कर लें, फिर वेरिएशन और कॉम्प्लिकेशन से भी डील करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के ऊपर एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी है जी आपकी, सेम प्रिंसिपल्स के ऊपर। इलस्ट्रेशन 33, प्रिपेयर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज टू बी यूज्ड इन डीसीएफ एनालिसिस। डाटा बदल गया और 1 साल ऐड हो गया, 3 साल की जगह 4 साल की लाइफ होगी इलस्ट्रेशन 33 में। प्रोजेक्ट लाइफ 4 साल है, 5वां साल कहाँ से आ गया तेरा? 5 साल है लाइफ, मुझे गलती लगी। 5 साल है लाइफ, 4 साल है, तो रिकवरी 5वें साल में क्यों आ रही भाई? 0 में इन्वेस्टमेंट होगी और 4 में रिकवरी होगी।
जी जनाब, वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज क्या आ रहे हैं? 0 में इन्वेस्टमेंट कितनी? 11,250, 1 में 9250, अगेन नेगेटिव, 4250 पॉजिटिव, 10,000 नेगेटिव, पॉजिटिव, 6250 पॉजिटिव। और इसका चेक ये है कि जितना नेगेटिव है पॉजिटिव का सम बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह बनाते हैं आखिरी साल में जो पैसे बचे होते हैं सारे रिकवर होने होते हैं। तो एनी क्वेश्चन? जी बेटा, एट द एंड ऑफ द पीरियड होगा तो 1 का मतलब फिर 1 में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अमाउंट वही रहेगी, इन्वेस्टमेंट 1 में आ जाएगी। स्टार्ट, यहाँ पे बदल जाएंगी चीज़ें। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने डीलिंग विद इन्फ्लेशन को भी कवर कर लिया, डीलिंग विद वर्किंग कैपिटल भी कवर हो गया। अब हमारी एक तीसरी की एडजस्टमेंट रह गई है टैक्सेशन की, और उसके बाद हम एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में। तकरीबन आप कह सकते हैं टैक्सेशन के बाद हमारी 98% ऑफ द डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर विल बी ओवर। 2% की एसोसिएटेड थोड़ी बहुत गपशप रह जाएगी, वो भी कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक टैक्सेशन से इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर। बल्कि मैं अभी एक अनाउंसमेंट छोटी सी कर दूँ, मेरी अशरफ साहब से थोड़ी कोऑर्डिनेशन हुई। नेक्स्ट वीक में क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही क्लास हो पाएगी फाइनेंस की, दैट इज़ ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एक ही क्लास होगी, फ्राइडे से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। तो अशरफ साहब हैज़ बीन काइंड इनफ कि ईद के बाद जब हम शुरू होंगे क्लासेस, तो जो नेक्स्ट ईद के बाद जो वीक होगा वो सारी की सारी 1 या 2 जितनी भी क्लासेस होंगी, या 4 होंगी या 5 होंगी, जितनी भी हम सारी फाइनेंशियल की होंगी। तो ईद के बाद वाले वीक में हम मैनेजरियल की क्लासेस नहीं लेंगे, हम वो पूरा वीक फाइनेंशियल की क्लासेस लेंगे, जो भी गजटेड हॉलीडेज अनाउंस होंगी उसके बाद से। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।